नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल में। मैं हूं आपके साथ कुसुम रावत। बुलेटिन का आगाज सिरमौर की खबर के साथ करेंगे। सिरमौर की शिलाई में एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। यहां पर बारातियों से भरी एक गाड़ी खाई में जा गिरी। इस हादसे में 10 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। गाड़ी में कुल 12 लोग सवार थे, जिसमें पोशोग के पास ये पूरा हादसा हुआ है। हादसे का शिकार यहां पर गाड़ी हुई है। फिलहाल मृतकों की शिनाख्त नहीं हो पाई है। तो बारातियों से भरी एक गाड़ी हादसे का शिकार हुई है, जहां पर 10 लोगों की मौत हो गई है। बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। सिरमौर के शिलाई में ये दर्दनाक हादसा हुआ है। यहां पर बारातियों से भरी हुई एक गाड़ी खाई में जा गिरी। इस हादसे में 10 लोगों की मौत हो गई, जबकि अभी भी एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। गाड़ी में कुल 12 लोग सवार थे। पशोक के पास ये पूरा हादसा हुआ है, जहां पर गाड़ी हादसे की शिकार हुई है। फिलहाल मृतकों की पहचान नहीं हो पाई है। और इसके साथ ही सिरमौर हादसे पर पीएम मोदी ने भी दुख जताया है। मृतकों के परिजनों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त की है। पीएम ने पीड़ितों के लिए मुआवजे का ऐलान भी किया है। मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख देने का ऐलान किया है केंद्र सरकार की तरफ से। हादसे में घायलों को 50,000 रुपए की मदद दी जाएगी। इसके साथ ही आपको बता दें कि खाई में जीप गिरने की वजह से 10 लोगों की मौत होगी, जबकि एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। इस पूरे हादसे पर पीएम मोदी की तरफ से भी दुख जताया गया, अपनी संवेदनाएं व्यक्त की गई हैं। हमारे संवाददाता सतीश शर्मा हमारे साथ फोन लाइन से जुड़ गए। सतीश, 10 लोगों की मौत हुई है, एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। अभी तक क्या कुछ अपडेट आपके पास? बिल्कुल कुसुम, बताना चाहूंगा कि देर शाम ये जो हादसा है, ये शिलाई निर्वाचन जो क्षेत्र है टिम्बी बकरास मार्ग पर ये पेश आया था, जिसमें 10 लोगों की दर्दनाक जो है वो मौत हुई है। इसके साथ साथ 2 लोग जो है गंभीर रूप से घायल है, और एक व्यक्ति जो है देर शाम डॉक्टर वाईएस परमार मेडिकल कॉलेज नाहन पीजीआई चंडीगढ़ जो है वो रेफर किया गया है। और जानकारी दे दूं कि इन सभी लोगों की अब शिनाख्त हो जी, सभी लोग जो है रहने वाले थे, और एक बाराती गाड़ी ये थी, बारात में ये गाड़ी जा रही थी जो दुर्घटनाग्रस्त हुई थी। जी सतीश, क्या इस बात की जानकारी मिल पाई है कि कैसे ये पूरा हादसा हुआ? क्या किसकी लापरवाही की वजह से ये पूरी ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं? बिल्कुल कुसुम, जो पुलिस प्रशासन से हमारी बातचीत हुई है, अभी हादसे के कारणों का स्पष्ट तौर पर जो पता नहीं लग पाया है। हालांकि इस सड़क पर पहले भी हादसे होते रहे और हमेशा यहाँ खस्ताहाल सड़कें जो है वो हादसे का कारण देती है, पर इस हादसे को लेकर अभी तक जो है वो स्पष्ट स्थिति नहीं हो पाई। जी सतीश, इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो अभी स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है, हादसे की वजह का पता नहीं चल पाया है, लेकिन कहीं ना कहीं वजह सड़कों को ही बताया जा रहा है। तो आपको बता दें कि 10 लोगों के इस हादसे में मौत हो गई। एक बारात से भरी हुई गाड़ी हादसे का शिकार भी है। पीएम मोदी की तरफ से भी इसमें अपनी संवेदनाएं व्यक्त की गई है, दुख जताया गया है। और खबर अब धर्मशाला से है। धर्मशाला से विधायक की घरेलू हिंसा का ये पूरा मामला है, जहां पर पत्नी ओशिन शर्मा ने पुलिस में बयान दर्ज करवाए थे, जिसमें पत्नी ओशिन शर्मा ने केस दर्ज करवाने से अब इनकार कर दिया है। मामले में एफआईआर को लेकर भी ओशिन शर्मा ने मना कर दिया है। खुद को भावनात्मक तरीके से फिट होने का अब हवाला दिया है। नहरिया को गिरफ्तार होना नहीं देखते हुए नहीं देख सकती है। इसके साथ ही एसपी ने किसी भी तरह के दबाव होने से भी इनकार कर दिया है। तो विधायक की तरफ से घरेलू हिंसा का ये पूरा मामला है, जहां पर उनकी पत्नी ओशिन शर्मा ने पुलिस में बयान दर्ज करवाए हैं। पत्नी ओशिन शर्मा के मुताबिक उन्होंने केस दर्ज करवाने से अब इनकार कर दिया है। उनका ओशिन शर्मा का स्टेटमेंट जो है वो रिकॉर्ड किया गया, जिसमें उन्होंने बड़ा स्पष्ट रूप से कहा कि वो इस संबंध में किसी भी तरह की पुलिस की कार्रवाई नहीं चाहती हैं, और पुलिस से कोई क्रिमिनल केस जो है वो विशाल नहरिया के जो लोकल एमएलए हैं उनके विरुद्ध इंस्टीट्यूट नहीं करना चाहती हैं, क्योंकि वो उन्हें अरेस्ट नहीं देखना चाहती। यही उन्होंने अपना एक लॉजिक दिया। लेकिन उन्होंने कहा कि इस संबंध में जो सेपरेशन का या और भी कुछ जो वो उचित समझेंगी, तो इसके लिए न्यायालय के माध्यम से सिविल कोर्ट में अपनी कार्रवाई करेंगे।
ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता विचित्र शर्मा फोन लाइन से हमारे साथ जुड़ गए हैं। विचित्र, एक हाई प्रोफाइल मामला है, पहले पत्नी की तरफ से बयान दिए जाते हैं घरेलू हिंसा के, लेकिन अब वो ये कहती हैं कि वो उनको गिरफ्तार होते हुए नहीं देख सकती है अपने पति को। क्या कुछ अपडेट या किसी तरीके के दबाव की कोई बात सामने आई है? डेफिनेटली कुसुम, जो बयान आपने अभी दोहराया है कि वो अपने पति को गिरफ्तार नहीं देख सकती किसी भी सूरत में, इससे पहले भी डे वन से ही जब से ये मामला सामने आया है, हालांकि उन्हीं की ओर से जो पहले वीडियो वायरल की गई है, उसके बाद वो खुद कांगड़ा के जो एसपी है विमुक्त रंजन, उनके साथ मिली थी, उनके पास जाकर मिली थी और उनके पास जो है वो शिकायत करी थी कि उनको प्रोटेक्शन चाहिए, और न केवल उनको प्रोटेक्शन चाहिए बल्कि खुद विशाल नहरिया को भी प्रोटेक्शन दिलवाने की जरूरत है, इसलिए क्योंकि वो कुछ मानसिक तौर पर जो है वो सही नहीं है और उन्होंने जो उनके साथ किया है वो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। और हाँ, उसके बाद जो है वो दबाव की अगर बात हम यहाँ पर करें तो मान मनोबल का दौर तो लगातार जारी था, डे वन से ही जारी था, और जिस दिन से ये वाकया सामने आया है उस दिन तो यूं कह सकते हैं कि पूरी सरकार ही धर्मशाला में थी, खुद विशाल नहरिया की कॉन्स्टिट्यूएंसी में थी, और ये जो वाकया जो है वो देर शाम को उस वक्त सामने आया तो हड़कंप तो उस वक्त मच ही गया था। उसके बाद पहले ये इंसिडेंट जो वो हिमाचल प्रदेश में हो रहे हैं, तो ऐसे में जयराम की सरकार में इस तरह के और उनकी खुद के विधायक के ऊपर भी अगर ये आरोप लगता है तो जाहिर सी बात है कि सरकार और संगठन में हलचल मचना बहुत जरूरी हो जाता है, और वो हुई भी। उसके बाद दबाव की बात तो जरूर लगातार की जा रही थी, लेकिन यहाँ के जो एसपी है विमुक्त रंजन, उनकी खास बात यह है कि वो कभी भी कानून से कम्प्रोमाइज नहीं करते हैं। उन्होंने लगातार उनसे पूछा कि अगर वो शिकायत दर्ज करवाना चाहती है तो बिल्कुल बेझिझक शिकायत दर्ज कर सकती हैं, और चाहे जब मर्जी करना चाहे, किसी भी समय करने चाहे वो कर सकती हैं। लगातार 2-3 बार उनकी मुलाकात एसपी साहब के साथ हुई है, लेकिन उसके बाद भी अगर बात करें तो उनकी ओर से यही कहा गया है कि अभी वो भावनात्मक तौर पर जो है वो सही नहीं है, और अभी आगे देखेंगे और जो भी करेंगी वो कोर्ट में जाकर करेंगी, जहां वो किसी भी तरह की कोई एफआईआर दर्ज करवाना नहीं चाहते हैं। तो इससे हम कह सकते हैं कि विशाल नहरिया को सियासी जीवन दान तो मिल गया है, लेकिन सामाजिक जीवन दान अभी हम कह नहीं सकते, इसलिए क्योंकि बहुत जल्दी जो हो सकता है कि रोशन शर्मा जो है वो कोर्ट में जाए और वहां पर जो है वो किसी और तरह का स्टेप आउट करे। तो ये अभी देखना बड़ा दिलचस्प रहने वाला कि क्या करने वाला। जानना चाहेंगे कि विशाल नहरिया की तरफ से कोई बयान सामने आया है, कोई सफाई उनकी तरफ से दी गई? देखिए, अभी तक जो है वो विशाल नहरिया की ओर से ऐसा कोई बयान सामने नहीं आया है। हाँ, उनके पीए की ओर से जो है वो एक प्रेस नोट जरूर जारी किया गया था, प्रेस रिलीज जारी की गई थी, और उसमें कहा गया था कि उनकी बातचीत जो है वो यहाँ के एसपी कांगड़ा के जो एसपी है मुक्त जो उनके साथ हुई है, और उन्होंने कहा है कि घरेलू के जो मसले हैं वो घर में ही सुलझने चाहिए, और वो बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि ओशन कुछ ऐसा स्टेप आउट करे, और अगर उनको कोई शिकायत है तो उनसे बातचीत करे और वो जरूर इस मसले को सुलझाएंगे। और जो बात वो कह रही है, जिस तरह की वो आरोप लगा रही है, तो इस तरह के आरोप तो वो भी लगा सकते हैं, इसलिए क्योंकि उनके साथ लगातार इस तरह से उनकी ओर से टॉर्चर किया गया है, उनके परिवार की ओर से टॉर्चर किया गया है। तो इस तरह की बयान तो सामने आया, लेकिन वो प्रेस रिलीज के मार्फत सामने आया है। उस तरह से जो है वो सामने आकर अभी तक विशाल नहरिया की ओर से कोई बयान नहीं दिया गया है। कुसुम जी विजिटर, इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो आपको बता दें कि अब यह मामला पूरी तरह से गर्मा गया है, जहां पर सरकार भी बैकफुट पर है तो विपक्ष हमलावर मुद्रा में नजर आ रहा है। सीएम जयराम ठाकुर ने यह कहा है कि यह मामला पारिवारिक है, घटना दुखद है, लेकिन दोनों को आपस में विचार करने का मौका दिया जाना चाहिए। सीएम ने यह भी कहा कि इस मामले में राजनीति को बीच में नहीं लाना चाहिए, क्योंकि यह मामला पारिवारिक है। दुखद घटना है और मैं बड़ी उम्मीद करता हूं अभी भी कि उसमें पारिवारिक मसला है, इस पे बहुत ज़्यादा राजनीति लाने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, और उस दृष्टि से दोनों आपस में क्या विचार कर रहे हैं मौका देना चाहिए। और एक और बड़ी खबर, आज राहुल गांधी से मिलेंगे नवजोत सिंह सिद्धू। प्रियंका गांधी से भी आज सिद्धू की मुलाकात हो सकती है। घमासान के बीच प्रियंका और राहुल से नवजोत सिंह सिद्धू की ये पहली मुलाकात होगी। कैप्टन की अब तक हाईकमान से मुलाकात नहीं हो पाई है। सिद्धू के बाद कैप्टन से भी जल्द ही मिल सकते हैं राहुल गांधी। दोनों को साथ लाना आला कमान के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है, क्योंकि 2022 में पंजाब में विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन उससे पहले पंजाब कांग्रेस में घमासान मचा हुआ है। इस बीच आज राहुल गांधी से नवजोत सिंह सिद्धू मिलने वाले, इसके साथ ही प्रियंका गांधी से भी सिद्धू की मुलाकात होगी। घमासान के बीच राहुल प्रियंका से नवजोत सिंह सिद्धू की ये पहली मुलाकात है। आपको बता दें कि कैप्टन की अब तक हाईकमान से मुलाकात नहीं हो पाई है। सिद्धू के बाद कैप्टन भी जल्द ही हाईकमान से मुलाकात कर सकते हैं।
तो विधानसभा चुनावों को लेकर पंजाब में सियासी पारा चढ़ा हुआ है। आज आम आदमी पार्टी का मिशन पंजाब को लेकर चुनावी वादों का पिटारा भी खोलने वाले हैं केजरीवाल। दिल्ली की तर्ज पर मुफ्त बिजली का वादा करेंगे। इसके साथ ही आपको बता दें कि 1 बजे चंडीगढ़ में केजरीवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसे लेकर सियासी विवाद छिड़ गया था, बवाल मच गया था। आपको बता दें कि आज वो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। मुफ्त बिजली के लिए पूरा प्लान केजरीवाल बताने जा रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आप नेताओं के साथ एक अहम बैठक भी की जाएगी जिसमें रणनीति तैयार की जाएगी। दोपहर 3 बजे यूटी गेस्ट हाउस में यह बैठक होगी। आप नेताओं की इसमें सियासी रणनीति तैयार की जाएगी। तो आज एक अहम बैठक आप नेताओं की भी है। आम आदमी पार्टी पंजाब में विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी तैयारियों में जुटी है और इसी बीच आज अरविंद केजरीवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस है जिसमें अपना चुनावी वादों का पिटारा वो खोलने वाले हैं। मुफ्त बिजली को लेकर कई तरीके की बातें वो करेंगे। क्या रणनीति रहेगी, क्या तैयारी रहेगी, इसको लेकर भी जानकारी को साझा करेंगे। तो पी चौटाला की रिहाई को लेकर हरियाणा के बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला का बयान सामने आया है। न्यूज 18 से खास बातचीत उन्होंने की है। उन्होंने कहा कि ओम प्रकाश चौटाला मेरे बड़े भाई हैं। उनकी रिहाई की सबसे ज्यादा खुशी मुझे ही होगी। उनकी रिहाई की वजह से प्रदेश की राजनीति पर असर भी पड़ेगा। को लेकर आपने आश्वासन दिए, लगातार ऐलान भी किया कि कनेक्शन दिए जाएंगे, लेकिन किसानों के धरने प्रदर्शन जो हो रहे हैं इसको लेकर क्या कहेंगे सर? देखिए, धरने प्रदर्शन होते हैं, अब का नहीं, सदा से चला आ रहा है। मैं भी किसान हूँ और हमारी सबसे प्रोग्रेसिव फार्मिंग है। हमारे अपने फार्म है, हमारा है बादल साहब का, जाखड़ साहब जो स्पीकर हुआ करते थे, सबसे मॉडर्न टेक्निक से फार्म कर रहे हैं। कभी भी किसान के इंटरेस्ट के खिलाफ ना मैं कर सकता ना हमारी सरकार कर सकती। ये इस तरीके का प्रचार कर रहे हैं, अब उन्हें कुछ भी करें, मैं उन्हें कुछ नहीं कहूँगा। पर सबसे ज़्यादा ट्यूबवेल जब हम देने जा रहे हैं, हमने 8 मोटरें खुली कर दी कि उनमें से किसी का लें, और वो कह रहे नहीं उस साल के नहीं, हमने 8 और मोटरें करी हैं। लूनी की है, करम्पटन की है, दूसरी जो है बाजार से शक्ति मोटर्स हैं, कोई भी ले, रेट बाजार में है, वो महंगी सस्ती क्या है। नंबर 2, दूसरा ट्यूबवेल के मामले में हमने 2018 तक के जितने लोगों ने जो पैसे भर रखे हैं वो सारे के सारे हम अभी इसी साल में दे रहे हैं। मंत्री जी, एक राजनीतिक सवाल ये है कि आजकल प्रदेश की सियासत में ये चर्चा है कि पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला की जो सजा है वो पूरी हो गई है। उनके आने से अब चुनावी जो समीकरण है, राजनीतिक समीकरण है हरियाणा के, वो बदल जाएंगे। आपके तो भाई हैं और राजनीतिक रूप से भी आपने लंबे अरसे तक काम किया। कैसे देखते हैं ओम प्रकाश चौटाला की वापसी को, रिहाई को? मेरे से 11 साल बड़े हैं, मेरे बहुत आदरणीय हैं, मैं बहुत उनकी इज्जत करता हूँ। अब एक एज में है जब उनकी उम्र अभी 86-87 में है। चुनाव अभी एक तो बाई इलेक्शन है, इसके बाद अगले चुनाव तो अभी 3.5 साल पड़े हैं। उस चुनाव में कितने एक्टिव होंगे नहीं होंगे मैं अभी कुछ नहीं कहूँगा, पर एक ज़रूर कहूँगा कि उनका अपना असर है। वो पिछले भी एक रीजनल पार्टी से 6 साल चीफ मिनिस्टर, 5 साल चीफ मिनिस्टर है, एक बार जो बंसीलाल की सरकार के नेता बने। पर आज के दिन रीजनलिज्म कम होता जा रहा है, पंजाब में भी और स्टेटों में भी। अब लोग थोड़ा सा एक तरफ होकर करने हैं। कहीं यहाँ पहले बीजेपी नहीं थी, अब बीजेपी आप देख रहे हैं कि पिछले 2 सरकारों में, पिछली बार क्लियर मेजोरिटी आई थी, अब भी बहुत बड़ा बहुमत था, 40 के करीब थी, बाकी दूसरे लोग आगे। अब हरियाणा में बीजेपी को इग्नोर नहीं कर सकते हैं, बीजेपी एक बहुत बड़ा फैक्टर बन गया। और अब खबर शिमला से है। शिमला में पुलिस कर्मियों के साथ पर्यटक भीड़ पड़े हैं। मास्क नहीं पहनने पर पुलिस की तरफ से जब पर्यटकों को टोका गया तो पर्यटकों की तरफ से पुलिस को धमकी दी गई। पुलिस कर्मियों पर हाथ उठाने की भी यहां पर पर्यटकों की तरफ से कोशिश की गई है। पर्यटकों ने शराब पी थी, ऐसा बयान पुलिस की तरफ से सामने आया है। पुलिस एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है, चालान भी काटा गया है। तो पुलिस कर्मियों ने पर्यटकों पर यहाँ पर सवाल उठाए हैं, कहा है कि शराब के नशे में उनके साथ हाथापाई की कोशिश की गई है। पुलिस का कहना है मास्क नहीं पहनने पर टोका तो हाथापाई की कोशिश की है, बदसलूकी की है। तो पर्यटकों ने शराब भी पी थी, इस तरह की बात पुलिस की तरफ से कही गई है। मॉल रोड और रिज पे जो है कंटिन्यूसली पेट्रोलिंग चल रही है।
तो पेट्रोलिंग के दौरान जब हमारे ड्यूटी कांस्टेबल ने देखा कि ये लोग कुछ मास्क नहीं पहन रखा है इन्होंने, या और वो थोड़ा सा शायद ड्रंक भी थे उस टाइम, जो लगा है देख के, तो वो ड्यूटी कांस्टेबल के साथ उलझने लगे थे। तो इस पर जो है त्वरित कार्रवाई करते हुए सदर थाना से जो पुलिस है वो उनका सदर थाना लेकर गई है और 114 पुलिस एक्ट के अंडर जो है उनका चालान किया गया। देखिए, जहाँ तक इस तरह का हुड़दंग करने का सवाल उठता है तो शिमला पुलिस जो है इसको बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं करेगी। हमने मॉल पर जो है स्पेशल पेट्रोलिंग ग्रुप लगा रखा है, जिसमें हमारा SSU यूनिट जो है, रेंज का यूनिट है हमारा, वो लगा रखा है। एक्स्ट्रा डिप्लॉयमेंट जो है वहाँ पर लगा रखी है, हमारी तुरला ड्यूटी वहाँ पर लगी है। अब खबर गुरुग्राम से है। गुरुग्राम DDP विभाग ने अवैध तरीके से बनाए जा रहे फार्म हाउस कॉलोनी को जमींदोज करके बड़ी कार्रवाई की है। भूमाफियाओं के खिलाफ FIR दर्ज करने की तैयारी कर ली है। दरअसल DDP विभाग को गरनैतपुर बांसगांव में अरावली की तलहटी से सटी फॉरेस्ट लैंड या NCZ दायरे में शुमार 20 एकड़ में बनाई जा रही है। अवैध कॉलोनी की शिकायतें लगातार सामने आ रही थी, जिसको लेकर विभाग की ओर से शोकॉज नोटिस भी जारी किया गया, लेकिन इसके बावजूद इस इलाके में लगातार अवैध कंस्ट्रक्शन को अंजाम दिया जा रहा था। वहीं DTP RS भाट की तरफ की माने तो इस मामले में 4 आरोपियों की पहचान कर ली गई है। कॉलोनी डेवलप हो रही थी, लगभग 15 से 20 एकड़ में ये डेवलपमेंट चल रही थी और 10-15 एकड़ में एडिशनल भी रोड्स वगैरह कार्व आउट हो रही थी। तो ये गैरतपुर बास जो है, आप आसपास देखें तो बिल्कुल अरावली जैसी ये सारे पहाड़ रेंज हैं, उसके बीच में ये फार्म हाउस कॉलोनी काटने की कोशिश की है। कौन लोग हैं सर, क्या कुछ पता लग पाया? देखिए, अभी जो हमने नोटिस दिए हैं उसके अकॉर्डिंग 3-4 लोग हैं जो लैंड ओनर्स हैं या जो कॉलोनी काट भी रहा है। पलवल में दादरी मुंबई रेलवे फ्रेट कॉरिडोर जमीन अधिग्रहण के लिए हुई धांधली को लेकर छिड़ा विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। अब जिला उपायुक्त नरेश नरवाल ने 6 पटवारियों सहित 8 कर्मचारियों के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज करवाया है। एक SDM निलंबित, 2 को कारण बताओ नोटिस और अब 6 पटवारियों के खिलाफ मामला दर्ज। पलवल में दादरी मुंबई रेलवे फ्रेट कॉरिडोर के लिए जमीन अधिग्रहण में बरती गई अनियमितताओं के मामले में विवाद खत्म होने के बजाय लगातार बढ़ रहा है। आए दिन अधिकारियों पर गाज गिर रही है और उनके खिलाफ धोखाधड़ी के मामले दर्ज हो रहे हैं। अब जिला उपायुक्त नरेश नरवाल ने 6 पटवारियों समेत 8 कर्मचारियों के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज करवाया है। मांग नंबर 3563 उपायुक्त मध्य पलवल के कार्यालय से पश्चिमी रेलवे फ्रंट कॉरिडोर की भूमि अधिग्रहण के मुआवजा में अनियमितता के फ्रॉड के संबंध में थाना में प्राप्त हुआ, जिसमें धारा 420-120 IPC के तहत अभियोग पंजीकरण किया गया है और ये अभियोग रेवेन्यू डिपार्टमेंट के पटवारी और अदर ऑफिसरों के खिलाफ आपराधिक इंक्वायरी के खिलाफ दर्ज किया गया है। अभियोग के अनुसंधान जारी है और 31 में जैसे साक्ष्य आएंगे उस आधार पर आगामी अनुसंधान अमल में लाया जाकर आरोपियों की गिरफ्तारी की। दरअसल यूपी के दादरी से नवी मुंबई रेलवे फ्रेट कॉरिडोर के लिए पलवल की करीब 10 गांवों की जमीन अधिग्रहण की गई थी। रेलवे की पॉलिसी के मुताबिक जिस किसान की जमीन अधिग्रहित हुई उसे सरकारी नौकरी या 5 लाख रुपए अतिरिक्त दिए जाने थे। लाभ लेने के लिए 6, 7, 12, 15 और 30 गज के टुकड़ों में की गई रजिस्ट्रियों में करीब 100 गज जमीन के लिए 400 मालिकों को 22.5 करोड़ रुपए अवार्ड घोषित किया गया। रेलवे अधिकारियों को इतनी मोटी धनराशि जारी करने के दौरान शक हुआ और मामले की शिकायत मुख्यमंत्री से की गई। मामले का खुलासा होने पर जांच के लिए अतिरिक्त उपायुक्त सत्येंद्र दोहन के नेतृत्व में कमेटी बनाई गई। कमेटी ने 3 SDM, 5 तहसीलदार, 4 रजिस्ट्री क्लर्क समेत 20 लोगों को मामले में संलिप्त पाया। जिस तरह जमीन अधिग्रहण के मामले में केस दर्ज हो रही है, उसे देखकर तो लगता है कि ये अधिकारी कुछ बड़ा ही प्लान कर रहे थे। दिनेश कुमार, न्यूज़ 18 पलवल।
और चलिए आगे बढ़ते हैं। कोविड-19 महामारी ने परस्पर निर्भरता की भावना को सुदृढ़ किया है, जिससे कि पूरा देश इस विपत्ति का एकजुट होकर मुकाबला कर सके। वैक्सीनेशन लगातार जारी है, लेकिन जरूरत है कि हम सभी अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दें, जिससे हम एक साथ इस वायरस को हराने की तरफ अपने कदमों को आगे बढ़ा सके। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ खड़ा रहेगा। जब तक सभी सुरक्षित नहीं होते, तब तक कोई भी सुरक्षित नहीं होगा। इसे सोच के आधार पर हमारे कैंपेन संजीवनी का लक्ष्य ये सुनिश्चित करना है कि वैक्सीन पाना सभी भारतीयों का अधिकार है।